लोग कक्षा 10वीं का स्पर्श पुस्तक का पाठ जो है डायरी का एक पन्ना आज देखने वाले हैं। डायरी का एक पन्ना, इससे आप लोगों को यह समझ में आता होगा कि डायरी का एक पन्ना मतलब किसी की लिखी हुई जो डायरी है और उसका एक जो पन्ना है वो आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है। और उसके जो लेखक है वो है सीताराम सेक्सरिया। सीताराम सेक्सरिया का जन्म जो है नवलगढ़ में 1892 में हुआ था। व्यापार, उनका जो निजी संबंध था वो व्यापार और वो नारी शिक्षा के प्रेरणा स्रोत और संचालक थे। लेकिन इसके अलावा उनका जो ध्यान था वो स्वतंत्रता आंदोलन की तरफ गया और वहाँ पर ही उनका जो परिचय था वो रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से हुआ था। और इन्हीं के चलते हुए इनके आह्वान पर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया था। अब इस पाठ में उन्होंने जो है कि सन 1931 का वर्णन किया है। 26 जनवरी 1931 का वर्णन उन्होंने इस पाठ में किया है। अब सन 1931 में ऐसा क्या हुआ होगा जो उन्होंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, यह हम लोगों को देखना है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं ये तो बोलना चाहूंगी, या आपको यह भी पता है कि 150 साल तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज किया था। राज करते वक्त उन्होंने भारतीयों पर या आम जनता पर बहुत अत्याचार किया था। उस अत्याचार का प्रतीक या अत्याचार का विरोध करते हुए भारतीय जनता ने स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया था। अब उनको ऐसा लग रहा था कि नहीं, हमें इन अत्याचारों में से आजाद होना है। अब इस अत्याचारों से आजाद होना मतलब क्रांतिकारियों का सहयोग देना। इस तरह से बहुत सारे क्रांतिकारी इस स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागी हो गए थे। उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। उसमें से ही एक थे सीताराम सेक्सरिया। इन्होंने भी अपना योगदान देते हुए वो बहुत बार जेल में चले गए थे। जेल में चले जाने के बाद भी उनका लेखन कार्य समाप्त नहीं हुआ था। उन्होंने बहुत सारे जो है कि मन की बात, बीता युग, इस तरह से उन्होंने अपना लेखन कार्य शुरू किया था। और इन्हीं लेखन कार्य के तौर पर या उसके ही बल पर उनको पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाने के बाद भी उन्होंने अपना लेखन कार्य समाप्त नहीं किया था। अब इस डायरी का एक पन्ना, यहाँ पर उन्होंने 26 जनवरी 1931 का वर्णन किया है कि कलकत्ता का यह जो वर्णन है, यहाँ पर मैंने एक चित्र दिखाया है। उस चित्र में एक डायरी है, पुलिस का चित्र है, चौराहा मतलब कलकत्ता के जो रास्ते हैं वो यहाँ पे दिखाए हैं, और एक जो है झंडा, मतलब ये आजादी का प्रतीक था कि हम लोग आजाद हो गए हैं। और इसी तरह से उन्होंने क्या किया था कि 26 जनवरी 1931 को मतलब कि वहाँ पर कि ऐसा दर्शाया था कि वहाँ कलकत्ता वासियों ने यह प्रतीक किया था कि हम लोग मानो आजाद हो गए। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। लेकिन वह स्वतंत्रता दिवस किस तरह से मनाया था, तो उनका ऐसा कहना था कि गत वर्ष की तुलना में मतलब पिछले साल मतलब यही कि 26 जनवरी 1930 को भी उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। अब वही जो है 1930 का जो स्वतंत्रता दिवस था उसकी ही पुनरावृत्ति उन्होंने 26 जनवरी 1931 में की थी। पुनरावृत्ति मतलब फिर से उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। लेकिन 1930 के तुलना में इस वर्ष उन्होंने अपना योगदान बहुत दिया था अपनी तरफ से, मतलब कि जनता ने, हर एक जनता ने अपना वहाँ पे कर्तव्य निभाया था। हर एक जनता ने अपना जो है योगदान वहाँ पर दिया था। और उनका यह कहना था कि गत वर्ष की तुलना में इस साल प्रचार में 2000 रुपए उन्होंने खर्च किए थे। इतना ही नहीं तो उन्होंने हर घर में जाकर स्वतंत्रता दिवस मनाने की मतलब वहाँ पर प्रचार किया था। और इतना होने के बावजूद मतलब प्रचार में उन्होंने 2000 रुपए तो खर्च कर दिया था, लेकिन उसके बाद मतलब जिस दिन वो मनाया जाने वाला था उस दिन का जो चित्र था वो लेखक ने किया है कि बड़े बाजार मतलब कलकत्ता का एक जो बड़ा बाजार नामक
इलाका है वहाँ पर जो मकान थे वहाँ पर हर एक मकान पर झंडा लहराया गया था, फहराया गया था और वहाँ पर मकानों की इस तरह से सजावट की गई थी और उसकी सजावट देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि हम लोगों को आजादी मिल गई है। और हर एक रास्ते पर वहाँ पर जो नवीनता थी, उत्साह था, वो हर एक के चेहरे पर दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो कलकत्ता वासियों ने ऐसे ठान लिया था कि हम लोगों को आजादी मिल गई है। वो यह तो कर रहे थे, लेकिन उसी दौर में उसके ही विपरीत मतलब जो अंग्रेज सेना थी या जो पुलिस थे, गुरखे थे, सार्जेंट थे, घुड़सवार थे, उन्होंने भी अपना कार्य शुरू किया था। मतलब हर तरफ उन्होंने क्या किया था, अपना प्रबंध कर दिया था। हर जगह वो तैनात हो चुके थे ताकि कलकत्ता वासी जो है वो स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाए। और ये स्वतंत्रता दिवस न मनाने के लिए उन्होंने पार्क, मैदान, यहाँ सबको मतलब यहाँ उन्होंने वो घेर लिया था। सुबह से ही उनके सैनिक वहाँ पर बड़े तादाद में तैनात हो चुके थे, लेकिन ये कलकत्ता वासी अब मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने भी ठान लिया था कि हम लोग भी पुलिस का सामना करेंगे, पुलिस जो चाहे वो कर ले, लेकिन हम लोग भी स्वतंत्रता दिवस मनाकर ही रहेंगे। अब स्वतंत्रता दिवस मनाना था तो वहां पर उन्होंने क्या किया था कि उनके जो समूह थे तो उस समूह का एक एक लीडर, वहां पे एक नेता मौजूद था और वो हर एक नेता क्या करने वाले थे कि वहां पर अपने अपने इलाके में वो स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले थे, झंडा लहराने वाले थे और वहां पर वो प्रतिज्ञा भी करने वाले थे। और वहां पे जो एक श्रद्धानंद पार्क था, मतलब कलकत्ता में एक श्रद्धानंद पार्क जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। वहां पर एक विद्यार्थी संघ के जो नेता थे वो थे अविनाश बाबू। अविनाश बाबू ने भी क्या किया था, अपने जुलूस के साथ श्रद्धानंद पार्क में झंडा लहराया था, लेकिन वहां पर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद भी मतलब उनके साथ जुलूस में जो आए हुए लोग थे वो उनको हटा रहे थे, इनके ऊपर मारपीट हो रही थी। ये इधर हो रहा था तो तारा सुंदरी पार्क में युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र सिंह वो भी तारा सुंदरी पार्क में झंडा लहराने के लिए अंदर जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस का घेरा इतना था कि वहां वो अंदर ना जा पाए। और अंदर न जाने के बाद भी मतलब वहां पर पुलिस ने उनके ऊपर भी मारपीट की, उनके जुलूस को हटाने की कोशिश की। इतना ही नहीं तो उनका सिर भी वहां पर फट गया था। अब ये जो क्रांतिकारी थे वो अपना अपना योगदान दे रहे थे, लेकिन उसमें भी जो लड़कियां थी वो भी कुछ पीछे नहीं थी। मतलब यहाँ पर जो क्रांतिकारी थे वो अपना योगदान दे रहे थे और उधर जो है गुजराती संघ जुलूस की लड़कियां थी वो भी उन्होंने क्या किया था, एक जुलूस निकाला था और वो सारा जो था वो लड़कियों का जुलूस था। और वहाँ पर पुलिस ने क्या किया, अत्याचार करते हुए उस लड़कियों को भी गिरफ्तार कर लिया। इतना ही नहीं, उसके बाद एक मारवाड़ी बालिका विद्यालय वहाँ पर था और वहाँ पर सब मारवाड़ी बालिका विद्यालय की लड़कियों ने सुबह 11 बजे विद्यालय में झंडोत्सव मनाया और वहाँ पर उस झंडोत्सव में मतलब जानकी देवी मदालसा ये प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित थे और उन्होंने इस उत्सव का उनको मतलब समझाया कि हम लोगों को अंग्रेजी सत्ता से आजाद होना है और इसलिए हम लोग ये झंडोत्सव कर रहे हैं, मतलब कि अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं। अब ये विरोध तो वो कर रहे थे पर वहाँ पर उतनी ही तादाद में अंग्रेजी सेना उपस्थित थी और अत्याचार कर रही थी। उसके बाद वहाँ पर लेखक ने ये काम किया कि लेखक अपने मोटर गाड़ी में सारे कलकत्ता में घूमकर देखने लगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। ये देखते हुए उन्होंने ये भी देखा कि वहाँ पर जो कलकत्ता वासी है वह अपने अपने इलाके में अपने अपने समूह के साथ फोटो निकाल रहे हैं और लोगों ने उसकी फोटो का प्रबंध भी किया था। इसके साथ फिर वहां पर दोपहर में पुलिस लोगों ने क्या किया था कि बड़े तादाद में लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया था और उसमें मुख्य तौर पर थे पूर्णोदास और पुरुषोत्तम, इनको पकड़ा गया था और ये सुभाष चंद्र बोस के जुलूस के मुख्य अतिथि या मुख्य लीडर थे कि उन्होंने उनके जुलूस का पूरा भार संभाला था और उनको ही वहां पर पकड़ा गया था। पूर्णोदास और पुरुषोत्तम को गिरफ्तार करने के बाद सुभाष बाबू का जुलूस आगे की ओर बढ़ रहा था। तभी वहां पर जो थी वो स्त्रियों का भी योगदान उस जुलूस में हमें मिलता है। स्त्रियों ने भी अपना अपना योगदान वहां पर दिया था।
या इतना ही नहीं, तो उनकी जो तैयारी थी वो थी कि मोनूमेंट तक पहुंचने की। मोनूमेंट मतलब यहाँ पर एक कलकत्ता में स्मारक है और वहाँ पर दोपहर में 4:24 पर सभा होने वाली थी और वहाँ तक सुभाष चंद्र बोस का जुलूस और श्रीयों का जो जुलूस था वो वहाँ तक पहुँचने की तैयारी में था। और दोपहर 1 बजे पुलिस का प्रबंध कुछ कम हो गया था, मतलब पुलिस जो बड़े तादाद में मौजूद थे, हर एक रास्ते पे मौजूद थे, उनकी जो थी तादाद जो थी वो कम हो चुकी थी, उनका जो प्रबंध था वो कम हो चुका था। लेकिन 3 बजे हजारों लोग मौजूद थे, मतलब जहां पर मोनूमेंट तक पहुंचने के लिए वहां थोड़ी दूरी पर 3000 लोग बड़ी संख्या में वहां पे मौजूद थे और उन्होंने ये ठान लिया था कि अंग्रेजों ने जो कानून बनाया है उसका भंग करना है। उनको उनके साथ ओपन लड़ाई, उनको एक ओपन चैलेंज वो दे रहे थे कि आज जो भी हो जाए अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पर मोनूमेंट में 4:24 पर सभा का आयोजन होगा और सभा में प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। इस तरह वहाँ पर वो ओपन लड़ाई के लिए तैयार हो चुके थे और वहाँ पर जो लोग थे ओपन लड़ाई के तैयार हो रहे थे और इधर पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला ताकि जो सभा में शामिल हो जाएंगे उनके ऊपर अमुक धारा के कारण उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह उन्होंने नोटिस निकाली थी कि ताकि वहां कलकत्ता वासी दोपहर के 4:24 में जो सभा होने वाली थी उसमें वो शामिल ना हो चुके। लेकिन कलकत्ता वासियों ने उस नोटिस के ऊपर ध्यान नहीं दिया और इधर उन्होंने काउंसिल ने एक नोटिस निकाला था, मतलब वो जो परिषद के लोगों ने एक नोटिस निकाली थी कि 4:24 पर मोनूमेंट में जो सभा होगी वहां पर बड़ी तादाद में लोगों ने उपस्थित रहना है और वहां पर जो प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी उसमें सब लोगों ने शामिल होना है। इधर काउंसिल ने यह नोटिस निकाली और उधर पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला कि सभा में जो भी शामिल हो जाएगा उनको अमुक धारा के तहत अटक किया जाएगा या गिरफ्तार कर दिया जाएगा। और उसी वक्त मतलब 4:10 पर सुभाष बाबू का जो जुलूस था वो चौरंगी पर रोका गया। चौरंगी एक कलकत्ते का एक शहर का नाम है और वहाँ पर सुभाष बाबू के जुलूस को रोका गया। लेकिन जुलूस में बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे तो वहाँ पर पुलिस उनको रोक न सकी और सुभाष बाबू पर ही उन्होंने लाठी हल्ला कर दिया। लाठी हल्ला तो कर दिया लेकिन फिर भी सुभाष बाबू पीछे हटे नहीं। वो बार बार वंदे मातरम की घोषणा दे रहे थे और घोषणा तो दे रहे थे लेकिन तभी लेखक वहीं पर मौजूद थे। लेखक और सुभाष चंद्र बोस में बहुत बड़ा फासला नहीं था। लेखक का ये आंखों देखा हाल था कि लाठी हल्ला होने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस वंदे मातरम बोले जा रहे हैं और उधर पुलिस ने क्या किया, क्षितिज चटर्जी पर हल्ला कर दिया और उतने में ही जो श्रिया थी वो मोनूमेंट पर पहुंच गई थी और उन्होंने वहां पहुंचने के बाद अपनी घोषणा पढ़ना शुरू कर दिया। प्रतिज्ञा उन्होंने पढ़ी और उसी दौरान सुभाष बाबू को लाल बाजार के लॉकअप में डाला गया और उनको वहां पर डालने के बाद वहां से मतलब मोनूमेंट तक कुछ स्त्रियों का जो जुलूस था, 50-60 महिलाओं का जो जुलूस था, वहां वो धर्म तल्ले पर आकर थोड़ी देर के लिए बैठ ही गया था। तभी पुलिस ने उनको भी गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद विमल प्रतिभा के नेतृत्व में जो स्त्रियों का जुलूस था उनको ऊपर भी पुलिसों ने अत्याचार कर दिया। अत्याचार तो करने के बाद भी उनको भी लाल बाजार के लॉकअप में पहुंचा दिया और उसमें एक जो महत्वपूर्ण नेता थे वो थे ब्रजलाल गोयनका ये लेखक सीताराम सेक्सेया के दोस्त साथी थे। उन्होंने मतलब वो साथी कहा थे कि हरदम जब लेखक को भी जेल में जाना पड़ता था वहाँ पे भी वो भी उनको मिल जाते थे। अब वहाँ पे उनके ऊपर भी मतलब मोनूमेंट तक पहुँचते वक्त वो पहुँचने ही वाले थे या ऊपर चढ़ने ही वाले थे कि वो नीचे गिर गए और नीचे गिरने के बाद पुलिस ने उनके ऊपर भी लाठी हल्ला कर दिया और वहाँ से उनको भगा दिया। वहाँ से भगा देने के बाद भी वो स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गए और स्त्रियों के जुलूस में से भी उनको वहाँ से भगा दिया। फिर वो 200 आदमियों का जो जुलूस वहाँ मोनूमेंट तक पहुँचने वाला था उसमें वो शामिल हो गए और वहाँ पर उनको 200 आदमियों के साथ गिरफ्तार कर लिया
लिया गया और उनको भी लॉकअप, लाल बाजार के लॉकअप में भेजा गया। इतना ही नहीं, जो मदालसा थी जिन्होंने लड़कियों के स्कूल में झंडोत्सव का मतलब समझाया था, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और थाने में उनके ऊपर भी अत्याचार किया। मतलब थाने में कुल मिलाकर पुलिसों ने 105 स्त्रियों को गिरफ्तार कर लिया था और 9 बजे उनको छोड़ भी दिया था। 9 बजे उनको छोड़ने के बाद और ऐसे बहुत सारे जो क्रांतिकारी थे वो बहुत घायल भी हो गए थे। उनकी जो परिस्थिति थी वो भी बहुत खतरनाक थी। उनके ऊपर मतलब इलाज करने के लिए वहां पर डॉक्टर दास गुप्ता को बुलाया गया। उनकी देखभाल करने के लिए डॉक्टर दास गुप्ता वहां पर खादी भंडार में पहुंच गए। खादी भंडार में उनके ऊपर वो इलाज भी कर रहे थे। इतना ही नहीं तो मतलब उस दिन 26 जनवरी 1931 के दिन लेखक ने सीताराम शेखसरिया ने यह अंदाजा लगा दिया था कि कुल मिलाकर जो लोग थे, क्रांतिकारी थे, कुछ स्त्रियां थी, वो 160 जो अस्पताल में अपना इलाज करवा रही है और 200 घायल है। इससे भी ज्यादा कुछ लोग थे वो अपने अपने घरों में पहुंच चुके थे और 105 स्त्रियां थी वो लॉकअप में बंद थे। मतलब इस तरह से उन्होंने एक अंदाजा लगा लिया था कि 1931 के दिन क्या क्या हुआ था, किस तरह से पुलिस ने स्त्रियों पर अत्याचार किया, क्रांतिकारियों पर अत्याचार किया, लेकिन फिर भी कलकत्ता वासियों ने उनका जवाब मुंह तोड़ जवाब दिया था। मुंह तोड़ जवाब तो दिया था, लेकिन कलकत्ता वासियों को यह खुशी थी कि उनके ऊपर जो कलंक लगाया जाता था कि बंगाल वासी और कलकत्ता वासियों का स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ भी योगदान नहीं है, वो कुछ भी काम नहीं करते हैं, वो कुछ भी अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। लेकिन 26 जनवरी 1930 और 26 जनवरी 1931 का जो अहवाल देखकर उनके ऊपर जो कलंक लगाया गया था वो कलंक उस दिन मिट गया था और मिटने के बाद उनका यह एक योगदान जो था वो स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा कायम हो चुका था। इस तरह से यह पाठ मैंने आपको पढ़ाया है और इसके ऊपर जो है वो निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। निबंधात्मक प्रश्न मतलब कि 5-5 मार्क के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, या फिर 2 मार्क्स के जो प्रश्न आते हैं कि इसमें कौन कौन से क्रांतिकारियों ने हिस्सा लिया, उनके बारे में लिखिए। इस तरह से आपको परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद।